जिस तरह से इथेन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स, वैसे ही साइक्लोहेक्सेन भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड। लेकिन ये हम बनाएंगे चेयर की तरह। ये साइक्लोहेक्सेन जो हम लोग लिखते हैं 6 कार्बन की अनसैचुरेटेड रिंग, वो इस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है चेयर फॉर्म में। अब इस चेयर को समझते हैं कि ये चेयर कैसे है। ये नॉर्मल चेयर नहीं है जिस पे हम बैठते हैं, वैसी वाली चेयर ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हम बोलते हैं कि ये हमारी चेयर है, ये ऐसी चेयर नहीं है। ये है डेंटिस्ट वाली चेयर। डेंटिस्ट वाली चेयर पे जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे ये हाथ हैं और ये मेरे पैर हैं, इस तरीके से मैं बैठा हूँ। मतलब मैंने यहाँ अपना सिर लगा रखा है, यहाँ हमारी बॉडी है, थॉरेक्स, एब्डोमेन, लेग्स, इस तरीके से। तो ये एक डेंटिस्ट वाली चेयर है। ध्यान से देखेंगे, ये जो जगह मैंने बना रखी है, जैसे ये वाली जो पोजीशंस हैं, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों सेम प्लेन में होगी, ठीक है। और ये तीनों सेम प्लेन में होगी। मतलब अगर मैं यहाँ एक टेबल रख देता हूँ तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों टेबल को टच करेंगे और ये तीनों पोजीशंस, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों पोजीशन टेबल के ऊपर की तरफ होगी। ये और ये तीनों सेम प्लेन में होगी, एक ही प्लेन में टिकी हुई। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन। तो इसको आप देखिए कि ये ट्राइपॉड की तरह दिख रहा है। मतलब ये चेयर जो है इसकी 3 टांगे हैं, ये 1, 2 और 3। इन तीनों टांगों पे ये चेयर टिकी हुई है, ठीक है। इन बॉन्ड्स को, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ भी होंगे, यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ, ये जितने भी हाइड्रोजन ये हमारे मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर हैं, इन सारे हाइड्रोजन्स को नाम दिया जाता है एक्सियल हाइड्रोजन्स। कौन से हाइड्रोजन्स हैं? एक्सियल हाइड्रोजन्स। या ये जो येलो कलर में बॉन्ड बनाया है उसको हम बोलेंगे एक्सियल CH बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह हर एक कार्बन पे इस तरीके से भी और हाइड्रोजन होंगी। उन हाइड्रोजन को नाम दिया जाता है इक्वेटोरियल। क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल CH बॉन्ड्स, ठीक है। ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। अब ये जो एक्सियल हैं, मतलब एक तरह से देखो तो ये तीनों जो हैं वो एक ट्राइपॉड की तरह, 3 legs ऑफ दिस चेयर। ये जो चेयर है इसके 3 legs हैं ये, ठीक है। और हर एक कार्बन पे इस तरीके से हाइड्रोजन निकले रहते हैं। इन हाइड्रोजन्स को कहा जाता है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये दोनों हाइड्रोजन्स, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा और यहाँ जो हाइड्रोजन होगा, इनका जो आपस में रिपल्शन है, या ये कहूँ कि इनका आपस में रिपल्शन है, और एक नाम और देता हूँ, ये इनका आपस में रिपल्शन। 3 तरह के रिपल्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तीनों हाइड्रोजन्स के साथ। मैं फिर से बनाता हूँ अलग कलर में। H1 नाम लिख रहा हूँ, H1, H2 और H3, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि H1 और H3 का रिपल्शन, H1 और H2 के रिपल्शन और H2 और H3 के रिपल्शन में से कौन सा रिपल्शन ज़्यादा है, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सोच के मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप चाहें तो कि आपके मन में क्या आ रहा था, ठीक है। पॉज कर लिया। अब सुनिए, सवाल ये था कि इन तीनों में से कौन सा रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में आया होगा कि ये दोनों नज़दीक हैं, H1 और H2 तो बिल्कुल पास पास हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होंगे। तो ऐसा नहीं है, तीनों ही रिपल्शन एक जैसे हैं, तीनों ही एक जैसी डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं। तीनों जो हाइड्रोजन है वो तीनों एक जैसी डिस्टेंस पर हैं। अगर मैं 3D थोड़ा सा आपको इमेजिन करवा पाऊँ तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ जो हाइड्रोजन है, एक सेकेंड, हाँ, नॉर्मल पेन, ये हाइड्रोजन इस पे जो लगा है वो हाइड्रोजन, इधर जो हाइड्रोजन लगा है वो, और इधर जो हाइड्रोजन लगा है वो, ये तीनों ही आपस में सेम डिस्टेंस पर हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नज़दीक हैं या ऐसा कुछ। ये चेयर फॉर्म में ये नीचे जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी दो पॉइंट नीचे जाएंगे और एक ऊपर की तरफ। तो ये तीनों पोजीशंस सेम प्लेन में है, पहली बात, सेम लेवल पर है, ये तीनों सेम लेवल पर है, ठीक है। ये तीनों हाइड्रोजन का रिपल्शन भी सेम है।
इन रिपल्शंस को एक नाम दिया जाता है 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शंस। 1, 2, 3, पहला, दूसरा और तीसरा, पहले और तीसरे कार्बन के जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उनका रिपल्शन, उसको नाम देते हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। ठीक है, ये पिछले वाले में भी हमने पढ़ा था। ये एटॉमिक हो सकता है, दोनों एटम एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इस रिपल्शन का नाम है 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन, 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शंस। और ये रिपल्शन इन दोनों के बीच में भी है, इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी, और तीनों के तीनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब ये क्योंकि ये कन्फर्मर है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो, और यहाँ जो हाइड्रोजन लगा है इसको भी नंबर दे देता हूँ, H4, H5 और H6। मेरी नज़र से अगर आप यहाँ से देखें इसको तो देखेंगे तो H4 और H1 एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था, मैं फिर से यहाँ बना रहा हूँ, कि ये जो फॉर्म है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म में यहाँ पर मैं A और यहाँ B लिख देता हूँ, ये A और B एक दूसरे के एंटी हैं, 180 पर है। तो यहाँ भी यही कहानी दोहराई जा रही है, ये और ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के एंटी हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से ऐसे भी देख सकते हैं, दूसरा नज़रिया और दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग यहाँ से देखें इसी एंगल से, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड आपको इस तरीके से नज़र आए और यहाँ एक बॉन्ड नज़र आए, तो इस बॉन्ड को ध्यान से देखना, और इसका अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करूँ तो कैसा दिखेगा। सिर्फ पर्टिकुलर ये बॉन्ड, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। तो देखिए फ्रंट कार्बन को हम लोग डॉट से लिखते हैं, यहाँ नीचे की तरफ में कौन है, H4। ठीक है, इधर एक और इधर एक रिंग, इधर एक हाइड्रोजन, या मैं E लिख देता हूँ, ये E यहाँ है, ये इधर रिंग का कार्बन है तो मैं R लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने फ्रंट कार्बन बनाया है, ध्यान से देखना, इस कार्बन का E, R और H4 मैंने लिखे हैं, E, R और H4 मैंने लिखे हैं। ठीक है, पीछे वाले कार्बन पे, ये फ्रंट है, ये पीछे वाले पे ऊपर कौन है, H1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे H1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E के बाद F, तो ये F, और इधर की तरफ में H1, F और इधर रिंग का, तो यहाँ पे मैं एक और R लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, एंटी। तो ये जो चेयर फॉर्म है वो हमेशा क्या होगी, देखो इस वाले को देख के बता सकते हो एक्लिप्स्ड है या स्टैगर्ड है, तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे है, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म नहीं है। तो चेयर फॉर्म हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, स्टैगर्ड फॉर्म होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये E और F जो यहाँ ग्रुप लगे हुए हैं वो हमेशा एक दूसरे के गॉच पे होते हैं, मतलब 60 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा, रिंग का ये वाला बॉन्ड और रिंग का ये वाला बॉन्ड, ये दोनों भी एक दूसरे के 60 डिग्री पे होते हैं, यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब होगा क्या कि रूम टेम्परेचर पे क्योंकि इतनी एनर्जी होती है कि कॉन्फॉर्मर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सके, तो ये जो चेयर फॉर्म है वो कैसे इंटर कन्वर्ट होती है, क्या क्या फिनोमेनाज होते हैं, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। उससे पहले मैं इनको हटा देता हूँ, हाँ, ताकि देखने में ठीक लगेगा कि हम लोग कौन से 1,3 डाइएक्सियल की बात कर रहे थे। अच्छा, 1,3 नाम कैसे दिया, पहला कार्बन किसी को भी दे दो, इसको 1 दे दिया, इसको 2, इसको 3, पहले और तीसरे कार्बन के जो एक्सियल ग्रुप्स हैं। अच्छा, मान लो किसी के मन में यह आए कि इसको 1 दे दिया तो इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, तब भी पहले और तीसरे कार्बन के जो एक्सियल ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो रिपल्शन है उसको नाम दे रहे हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शंस। ठीक है, ऐसे रिपल्शन इक्वेटोरियल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अच्छा, ये दोनों आपस में मर्ज ही हैं, ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग फॉर्म है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इक्वेटोरियल को कैसे पहचानना है, तो एक छोटी सी ट्रिक मैं बता देता हूँ कि ये चेयर फॉर्म तो आपको समझ में आ गई कि हाँ ये चेयर है,
और इस चेयर में ये उसके टॉप्स हैं और ये इसके बॉटम्स हैं और ये इसके स्टैंड्स हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे एक M दिख रहा है, M इधर से देखोगे तो ये M है और इसको देखोगे तो W है। ये बड़ा W है, वही बड़ा W जिसके नीचे 10 करोड़ रुपए हैं, है ना। एक वो मूवी आई थी ना धमाल, उसमें था। ये M है और ये क्या है W, ऐसे याद रखना है। और ये इक्वेटोरियल पोजीशंस है, यहाँ एक्सियल इक्वेटोरियल, हर एक एक्सियल के पास इक्वेटोरियल जरूर होगा। ये इक्वेटोरियल है तो यहाँ एक्सियल होगा, ये इक्वेटोरियल इधर एक्सियल, एक्सियल नीचे की तरफ होंगे, 3 एक्सियल नीचे 3 ऊपर होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब फ्लिपिंग कैसे होती है, मतलब जो स्टैगर्ड फॉर्म है, ये तो स्टैगर्ड फॉर्म थी अभी मैंने बनाए, ये दोनों एक दूसरे के एंटी है। अच्छा, इसी तरह H6 और H3 भी एक दूसरे के 180 पे हैं, H5 और H3 भी एक दूसरे के 180 पर हैं, H2 और H6 भी एक दूसरे के 180 पर हैं, H5 और H1 भी एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पर हैं, एंटी कॉन्फॉर्मर हैं। ठीक है, स्टैगर्ड में भी कौन सा है, एंटी, एक दूसरे के 180 डिग्री पे। तो रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी अवेलेबल है जिसकी वजह से स्टैगर्ड फॉर्म एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो चेयर फॉर्म की जो एक्लिप्स फॉर्म है वो कौन सी है। तो पहला यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये चेयर फॉर्म है और चेयर फॉर्म हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, स्टैगर्ड फॉर्म होती है। और ये स्टैगर्ड फॉर्म कन्वर्ट होती है इसकी एक्लिप्स्ड फॉर्म में, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, सीधी बात। चेयर फॉर्म मोर स्टेबल है क्योंकि स्टैगर्ड है, इसलिए रिपल्शंस कम है। और इसकी जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है उसका नाम है बोट फॉर्म, ये लेस स्टेबल है। तो नीट में तो इतना ही पूछेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कि हाँ स्टेबल कौन सी है, स्टैगर्ड कौन सी है, एक्लिप्स कौन सी है, स्टेबल कौन सी है, लेस स्टेबल कौन सी है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है, ऑर्डर भी पूछ सकता है। अभी बनाते ये एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होती है। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने समझाई दिया था आपको कैसे कन्वर्ट होती है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा इस वाले स्लाइड को, सबसे इंपॉर्टेंट है ये साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स का इंटर कन्वर्जन समझने के लिए। सबसे जो पहली फॉर्म है उसका नाम मैं लिख देता हूँ चेयर फॉर्म। अब होगा क्या, ये जो चेयर फॉर्म है ना, इस चेयर फॉर्म में ये एक पोजीशन यहाँ से अपनी बदलेगी। ठीक है, एक पोजीशन अपनी बदल जाएगी। फिर से देखना कैसे, ये अपने आप ऐसे हो जाएगी। इस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं हाफ चेयर। क्या बोलते हैं, हाफ चेयर। चेयर थी एक तरह से रिक्लाइनर है, ये जो हमारी चेयर थी रिक्लाइनर था, हमने बटन दबाया रिक्लाइनर ऊपर होने लगा, ऊपर हुआ तो उसी लेवल पर आ गया, इसको हम बोल रहे हैं हाफ चेयर। क्या बोल रहे हैं, हाफ चेयर। अब ये जो हाफ चेयर है ये वापस से कन्वर्ट होती है। ये कैसे कन्वर्ट होती है, ये हाफ चेयर बन गई थी, ये वापस ऊपर जाती है, इस तरीके से कन्वर्ट होती है। इसको हम बोलते हैं ट्विस्ट बोट। किसमें कन्वर्ट होती है, हाफ चेयर किसमें कन्वर्ट होती है, ट्विस्ट बोट। एक्चुअल बोट नहीं है, ट्विस्टेड बोट है। और ये जो ट्विस्टेड बोट है ये फाइनली कन्वर्ट होती है बोट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, बोट फॉर्म में। तो ये देखिए बोट कैसी दिखेगी, एक्चुअल में बोट ऐसी, ये वही वाली बोट है जो अपने अभी बारिश होगी और आप पानी में छोड़ देते हैं ना कागज़ की बना के, उस तरह की बोट आपको नज़र आ रही होगी। इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं बोट फॉर्म। अरे क्या लिख दिया मैंने, BOAT, बोट फॉर्म। तो ये 4 फॉर्म है टोटल, कौन कौन सी, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट और बोट। अब ये जो बोट फॉर्म है फिर से वापस कन्वर्ट होगी, कैसे, ये जो बोट फॉर्म है जो भी हमने बनाई, ये बोट फॉर्म दूसरी साइड से ट्विस्टेड बोट बनेगी। फिर से ये भी ट्विस्टेड बोट है, ये भी ट्विस्टेड बोट है, ये भी ट्विस्ट बोट और ये भी ट्विस्टेड बोट, ये भी। अब हाफ चेयर जो बनी थी ना उसी टाइप की वापस से हाफ चेयर बनेगी दूसरी साइड में, कैसे, ऐसे, ये हाफ चेयर ऐसा। कुल मिला के जो हमारी चेयर थी ना वो उल्टी हो रही है। उल्टी होगी तो यहाँ जो जनाब बैठे थे ऐसे और अपने दांतों का इलाज कराने की कोशिश कर रहे थे, अगर ये चेयर उल्टी हो जाएगी तो ये भाई साहब गिर जाएंगे। चेयर बिल्कुल अपोजिट उल्टी पुल्टी हो जाएगी तो ये गिरेंगे। तो ये उल्टी पुल्टी होने का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, ये कन्फर्मर्स का इंटरचेंज है, रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल है तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं।
ठीक है। तो चेयर हाफ चेयर में कन्वर्ट हुई, हाफ चेयर ट्विस्ट बोट में, ट्विस्ट बोट बोट में, फिर बोट वापस अपोजिट साइड की ट्विस्ट बोट में। मतलब एक तरह से दो हाथ हैं, दोनों हाथ अपन क्रॉस कर लेते हैं ना एक दूसरे के। जो बायोलॉजी वाले अगर हैं तो ये हमारी जो रेडियस अल्ना है दोनों हाथों की, एक दूसरे को हम क्रॉस कर लेते हैं। इस तरीके से क्रॉस डायग्राम बना देता हूँ ना। ये अरे ये राक्षस का हाथ नहीं बनाना, इंसान का हाथ बनाना है। एक हाथ ऐसा, दूसरा हाथ ऐसा, हम एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर देते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस किया तो ट्विस्टेड बोट में इस वाली में और इसमें ये डिफरेंस है कि मान लीजिए लेफ्ट वाला हाथ आपने पहले ऊपर रखा है, राइट वाला नीचे रखा है, तो दूसरी बार में राइट वाला ऊपर है और लेफ्ट वाला नीचे है। ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड पहले पीछे था फिर आगे आ गया, ऐसा समझ लीजिए, ये डिफरेंस है। ठीक है, अभी 3D में नहीं दिखा पाऊँगा इसमें, उसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना है नहीं अपने पास कि इसको मैं दिखा पाऊँ। बट हाँ, बेस्ट चीज़ यही है कि आप ये समझिए, दोनों हाथ क्रॉस किए थे, पहले राइट वाला ऊपर था, लेफ्ट वाला नीचे था, और दूसरी बार में राइट वाला नीचे है तो लेफ्ट वाला ऊपर है। ये दोनों में डिफरेंस है ट्विस्टेड बोट में, ये दोनों ट्विस्टेड बोट। ठीक है, अगली वाली हाफ चेयर, उसमें तो आपको डिफरेंस दिख ही रहा है क्या चेंजेस हुए हैं। ये भी हाफ चेयर है और ये भी हाफ चेयर है, लेकिन डायरेक्शन बदल चुकी है बिल्कुल। और डायरेक्शन बदल चुकी है तो हमारी जो चेयर थी वो भी बदल चुकी है। कैसी दिखेगी, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी जो चेयर थी वो अब हमारी चेयर ऐसी बन चुकी है, बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है। इसकी खास बात यह है कि जब यहाँ जो एक्सियल पे था वो यहाँ इक्वेटोरियल पे होगा, यहाँ जो इक्वेटोरियल पे था वो यहाँ पे एक्सियल पे होगा। ये फ्लिपिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग। फ्लिपिंग बोले तो चेयर इन्वर्टेड चेयर में कन्वर्ट हो रही है। इसका नाम मैं क्या लिखूं, इन्वर्टेड चेयर। ठीक है, अब यहाँ से सवाल कैसे बनेगा, तो सवाल ऐसे बनेगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है, तो हम कहेंगे चेयर फॉर्म। चाहे वो इन्वर्टेड बोलो या नॉर्मल बोलो, चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सी फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मोस्ट नहीं लिखा था, है ना, ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। अगर चेयर और बोट में देखा जाए तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स के हिसाब से मोर और लेस हम बोल रहे थे। मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है, चेयर। और लीस्ट स्टेबल, सबसे लीस्ट स्टेबल है हाफ चेयर। एक एनर्जी प्रोफाइल बनाऊंगा, ये है मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो हम आंसर देंगे चेयर। लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर और ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो हम आंसर करेंगे हाफ चेयर। अब ट्रू बोट और ट्विस्ट बोट में ट्विस्ट बोट ज़्यादा स्टेबल है, ट्विस्टेड बोट थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, इस वजह से रिपल्शन ज़्यादा है। पैरेलल होंगे तो ऑब्वियसली बात है एक्लिप्स होंगे, इसके हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे पीछे होंगे। इसका हाइड्रोजन यहाँ है तो इसका भी जस्ट उसके पीछे एक्लिप्स्ड होंगे, तो ये थोड़ी सी कम स्टेबल है। ट्विस्ट बोट थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल है। एनर्जी प्रोफाइल में बना ही देता हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो थी वो चेयर फॉर्म थी। चेयर फॉर्म से हम लोग शुरू करेंगे और सबसे ऊपर जाएंगे हाफ चेयर। हाफ चेयर के बाद हम आएंगे ट्विस्ट बोट पे। ट्विस्ट बोट से बोट थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी की, फिर ट्विस्ट बोट, फिर हाफ चेयर और फिर चेयर। अगर मैं नंबर्स दे दूँ, नंबर्स दे देता हूँ वाइट कलर से, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्फॉर्मर्स हैं। वैसे कितने कॉन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, तो आप क्या कहेंगे, चेयर फॉर्म के कितने कॉन्फॉर्मर्स होते हैं, बोलो क्या कहोगे, देख के बताओ कितने कॉन्फॉर्मर्स दिख रहे हैं आपको। चेयर फॉर्म के कितने साइक्लोहेक्सेन के कितने कॉन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप आंसर क्या करेंगे, 7। नहीं, 7 नहीं बोलना है, इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स आर अवेलेबल। ये 7 तो हमने पढ़े हैं, हमने देखे हैं, हम इनमें एनर्जी डिफरेंस बता पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी इस पूरी लाइन पे भी कोई न कोई कन्फर्मर ज़रूर होगा, ठीक है। तुरंत थोड़ी ना चेयर बनी है, ये थोड़ा ऊपर नीचे धीरे 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 होके यहाँ तक आया होगा, तो इनके बीच में भी बहुत सारे होंगे। तो इनफाइनाइट कन्फर्मर्स आर देयर। उनमें से हम लोग ये सिर्फ 7 की बातें कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इनफाइनाइट पॉसिबल है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, चेयर। फिर सबसे कम स्टेबल हाफ चेयर,
फिर ये है ट्विस्ट बोट और ये है बोट। ट्विस्ट बोट और इसमें दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एनर्जी डिफरेंसेस भी बना देता हूँ, तो इतना सा है डिफरेंस, ज़्यादा नहीं है। 21, एक काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये 21 है, ये जी है भैया 21, ये है 25 और ये है 43। अगर मैं इसको 0 कहूँ तो ये इस लेवल पे है, ये इस लेवल पे, ये इस लेवल पे चल रहा है और ये इस लेवल पे। ये एनर्जीज़ हैं किलो जूल पर मोल के अंदर, ठीक है, किलो जूल पर मोल के अंदर। आप उसमें कन्वर्ट ही कर सकते हैं, कैलोरी में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो सवाल जो बन रहे हैं वो बता दिए हैं मैंने आपको। अच्छा, और ख़ास बात यह है कि जो ट्विस्ट फॉर्म है वो कायरल होती है। सबसे ख़ास बात, ट्विस्ट फॉर्म क्या होती है? कायरल होती है। ट्विस्ट बॉट जो फॉर्म होती है वो कायरल होती है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगता, तो उसका एक इनेंशियोमर होता है। तो ये उसका इनेंशियोमर है ट्विस्ट बोट का। दोनों ट्विस्ट बोट, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला, एक दूसरे का इनेंशियोमर है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी आएगी, कब आएगी ऑप्टिकल एक्टिविटी? बोलो, ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी आएगी जब प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। तो ये कायरल मॉलिक्यूल हैं। तो साइक्लोहेक्सेन के ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, बट ये मिरर इमेज एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इस वजह से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात यहाँ पर नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ये एनर्जी प्रोफाइल हो गया है। अब हम बात करते हैं और कैसे सवाल बनेंगे। अच्छा, एक सीक्वेंस भी लिख देनी चाहिए, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑर्डर लिख देना चाहिए, मेरा मतलब चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है ट्विस्ट बोट, BOAT, उसके बाद आती है हमारी ट्रू बोट, वास्तविक बोट। ऐसी वास्तविक बोट जिसमें हम लोग बैठ के पानी में सफ़र नहीं कर सकते, डूब जाएगी कागज़ की नैया। और सबसे लीस्ट स्टेबल है हाफ चेयर, ठीक है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने लिखा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये बहुत खास है, ध्यान रखने योग्य है। अब हम बात कर रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन होना है, तो स्टेबिलिटी यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मोनो सब्स्टिट्यूशन पे मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, मान लीजिए मिथाइल। तो ये जो मिथाइल भाई साहब हैं वो झगड़ा करेंगे इन दोनों हाइड्रोजन के साथ, जिसको हम उस झगड़े का नाम हम जानते हैं, उसका नाम है 1,3 डाईएक्सियल इंट्रैक्शन। तो ये जो मिथाइल हैं वो एक्सियल पे रहना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि झगड़ा हो रहा है। अब झगड़ा किसको पसंद होता है? नहीं पसंद है, तो वो कहेगा ऐसी जगह रहना ही नहीं जहाँ झगड़ा हो। तो वो एक्सियल पे नहीं रहना चाहेगा, वो कहाँ रहना चाहेगा? इक्वेटोरियल पे। तो ये जो चेयर है वो इन्वर्ट हो जाएगी। इस इन्वर्जन प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं? फ्लिपिंग। फ्लिप हो रही है चेयर, फ्लिप हो रही है। सारे एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाएंगे, सारे इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाएंगे। फ्लिपिंग के द्वारा क्या होता है? एक्सियल जो होते हैं वो इक्वेटोरियल बदल जाते हैं, इक्वेटोरियल जो होते हैं वो एक्सियल में बदल जाते हैं, ठीक है। उससे स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इस वाली फॉर्म में और इस वाली फॉर्म में, क्योंकि यहाँ दोनों ही चेयर फॉर्म है, लेकिन क्योंकि यहाँ मिथाइल जो है वो एक्सियल है, तो ये थोड़ी सी लेस स्टेबल है। यहाँ इक्वेटोरियल है, ये थोड़ी सी मोर स्टेबल है, और ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्शन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फ्लिपिंग। अगर ये बल्की ग्रुप, मान लीजिए ये बल्की ग्रुप मिथाइल ना होकर टर्सरी ब्यूटाइल होता, अगर मिथाइल ना होता और टर्सरी ब्यूटाइल होता, तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता। तो ध्यान से सुनना, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो यह टर्सरी ब्यूटाइल हमेशा इक्वेटोरियल पे रहना चाहेगा, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है। जितना बड़ा ग्रुप, ये होली क्रॉस नहीं बनाया है मैंने, टर्सरी ब्यूटाइल बनाया है, ठीक है। यह टर्सरी ब्यूटाइल एक्सियल पे रहना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शंस होंगे, उतनी अनस्टेबिलिटी। तो इक्वेटोरियल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ये फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। टर्सरी ब्यूटाइल के लिए ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो सर आप अभी तो आप बता रहे थे कि एक्सियल इक्वेटोरियल में बदल जाता है, तो इक्वेटोरियल भी तो एक्सियल में बदल जाना चाहिए, यहाँ भी तो फ्लिपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं होती, और इसके लिए एक नई टर्म यूज़ की जाती है, फ्रीजिंग ऑफ
फ्लिपिंग। और ऐसा कब होता है? जब कोई बल्कियर ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ हो, या तो बल्कियर ग्रुप हो, या मान लीजिए कि यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, ये कोई एस्टर बना हो ऐसा, या फिर एमाइड जैसा कुछ हो, ठीक है, तो यहाँ भी फ्लिपिंग नहीं होती। फ्रीजिंग ऑफ फ्लिपिंग कहते हैं। तब ये चेयर जो फ्लिप हो रही है एक्सियल इक्वेटोरियल, वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात हमेशा ये ध्यान रखनी है। मोनो सब्स्टिट्यूशन वाले कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते अनटिल अनलेस कि यहाँ जो ग्रुप लगाया है वही ऑप्टिकल एक्टिव हो। यहाँ आपने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया, ऐसा कार्बन लगा दिया जो कायरल हो, तब तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूशन वाले कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। डाई सब्स्टिट्यूशन। डाई सब्स्टिट्यूशन में हम लोग दो चीज़ें करेंगे, ध्यान से देखना। डाई सब्स्टिट्यूशन में 1-1, सबसे पहली बात तो 1-1। 1-1 बोले तो दोनों ही ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए जी, दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, और दोनों ग्रुप अगर सेम है तो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आनी है। दोनों ग्रुप अगर अलग अलग हैं तब भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आनी है। क्यों नहीं आनी? दोनों ही कंडीशन के मैं चेयर फॉर्म बना देता हूँ, है ना। कसम खा लो, साइक्लोहेक्सेन को कभी भी प्लेनर नहीं समझोगे, हमेशा चेयर फॉर्म में समझोगे। जैसे मैं जी नहीं लिख के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl, ये मोनो सब्स्टिट्यूशन दोनों सेम वाले, ठीक है। ये सॉरी डाई सब्स्टिट्यूशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन तो पहले कर लिया। डाई सब्स्टिट्यूशन में मान लीजिए डिफरेंट हो, तो एक ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो इस क्लोरीन को, इस कार्बन को और इस कार्बन को कट करे, यहाँ से गुजर रहा है एक ऐसा प्लेन। एक ये प्लेन में लेकर आ रहा हूँ, एक चाकू की स्लाइस काट रहे हैं, तो चाकू से 1, 2, 3 और ये चारों कट रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे आपस में जिंदा रह रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच से हम लोग एक कागज़ को गुजार रहे हैं, ठीक है, एक चाकू को गुजार रहे हैं। ये हमारा बड़ा वाला चाकू, ठीक है, उससे हमने इसको काटने की कोशिश करी है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे लगेगा। अच्छा, उस वाले स्ट्रक्चर में तो आप डायरेक्टली देख ही सकते हैं, ये लो, ये Cl और इसके पीछे जस्ट Cl, तो ये वाला प्लेन ऐसे काट दिया बीच में से, ठीक है, बीच में से काट दिया, बीच में से काट दिया, तो आमने सामने वाले जो CH2 हैं, ये दोनों CH2 एक दूसरे को हाई हेलो करेंगे, जिंदा बच जाएंगे, ये भी जिंदा है। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन मर गए, कार्बन भी कट गया, कार्बन क्लोरीन सब कुछ कट चुका है, ऐसा वाला प्लेन, ये वाला प्लेन लगाएंगे, ये दोनों जिंदा है, ये दोनों जिंदा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज पर हैं। तो हम कहेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा लगेगा, क्या कहेंगे? नेवर ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी नेवर ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान रह जाएगा, नेवर ऑप्टिकली एक्टिव, ओके है। डाई सब्स्टिट्यूशन में दोनों ग्रुप अगर सेम भी हो चाहे अलग भी हो, कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आती। डाई सब्स्टिट्यूशन में 1-2, अगर 1-2 पोजीशन है तो बढ़िया बात है, ध्यान से सुनिएगा। 1-2 पोजीशन, ये 1 और ये 2। अब यहाँ पे 1-2 पोजीशन में दो चीज़ें हो सकती है, सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है, तो मैं लिख देता हूँ सिस और ट्रांस, दो चीज़ें बना रहा हूँ। सिस कैसा दिखेगा? एग्जाम में सवाल बनेगा तो ऐसा बनाएंगे वो लोग, सिस, सॉरी ये तो ट्रांस बना दिया मैंने, ये ट्रांस, और सिस कैसा दिखेगा? ये ट्रांस और ये सिस, ठीक है। सिस में दोनों ग्रुप, ये दोनों ग्रुप, ये दोनों ग्रुप, सिस में दोनों ग्रुप सेम साइड होंगे, ट्रांस में एक ऊपर और एक नीचे होगा, ठीक है। तो 1-2 सिस जो होते हैं, पहले 1-2 ट्रांस याद रखो। 1-2 ट्रांस को जब हम चेयर में बनाएंगे तो एक दूसरे के ट्रांस करने हैं हमको, तो एक दूसरे के उल्टे करने, एक यहाँ पे है तो जस्ट उल्टा, तभी तो ट्रांस बोलेंगे, अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे एक ग्रुप यहाँ लगाऊंगा, एक ग्रुप यहाँ लगाऊंगा, इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगी, ये हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, चाहे ग्रुप अलग हो चाहे ग्रुप डिफरेंस हो, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे ही होंगे। अब एक याद रख लो, 1-2 पोजीशन का जो ट्रांस होता है वो एक्सियल होता है, मतलब दोनों ग्रुप एक्सियल होते हैं, ये तो ध्यान रहेगा। ट्रांस कैसे हो, ये ट्रांस कैसे हुआ? ये बॉन्ड, ये जी और ये जी एक दूसरे के 180 पर हैं, अपोजिट हैं, इसलिए ट्रांस बोल रहे हैं।
तो ट्रांस को हम बोल रहे हैं एक्सियल इक्वेटोरियल, तो सिस को हम बोलेंगे जस्ट इसका उल्टा, इक्वेटोरियल एक्सियल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर उल्टा तो इसका एक्सियल का इक्वेटोरियल हुआ था, तो ऐसे होना चाहिए इक्वेटोरियल। तो ये फ्लिपिंग से होगा बेटा, जब ये दोनों एक्सियल हैं तो ये फ्लिपिंग अगर होगी तो फ्लिपिंग के थ्रू ये दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। और आपको मैंने फर्स्ट ही स्लाइड में बताया था कि ये जो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशंस होती है, अच्छा हटा दिए क्या, हाँ, ये जो इक्वेटोरियल पोजीशंस होती है ये दोनों एक दूसरे के 60 डिग्री पे होती है ना। फिर से बताता हूँ कैसे 60 डिग्री पे होती है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं ये ऐसे लगे होते हैं, तो जब हम लोग ये बनाते हैं फ्रंट और बैक का, तो ये फ्रंट कार्बन का इक्वेटोरियल, ये बैक कार्बन का इक्वेटोरियल एक दूसरे के 60 डिग्री पर होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के 60 डिग्री पर होते हैं हमेशा, ठीक है। तो एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होते हैं, दोनों एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होंगे। अच्छा, इक्वेटोरियल एक्सियल किस में कन्वर्ट होगा, तो ई से हो जाएगा ए और ए से हो जाएगा ई। फ्लिपिंग तो होगी, ठीक है। एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होंगे, इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होंगे। ई ए ई। ये कैसे रहा, ए क्यों बोला हमने ट्रांस को, 1,2 ट्रांस ए होता है, ये दोनों एंटी हैं एक दूसरे के। तो ये जो दूसरा वाला है वो अपने आप ही आप ऐसा बना देंगे, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करोगे, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल। अच्छा, ये वाला मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे अगर दोनों ग्रुप सेम हुए, 1, 2 सिस और सिमिलर ग्रुप अगर हुए, तो कॉन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमेरिज्म होगा, कॉन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमेरिज्म, और ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी। डिफरेंट हुए, अगर डिफरेंट ग्रुप हुए, डिफरेंट ग्रुप्स, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी यस करेंगे। ओपी क्रॉस मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी। 1, 2 से सिमिलर, क्योंकि यहाँ अगर सिमिलर ग्रुप होंगे ना, तो ये फ्लिपिंग के बाद क्या होगा, ये फ्लिप होने के बाद ऐसे दिखेंगे, ये ऐसे, ये मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, ये ऐसे। तो होगा क्या कि ये एक्सियल का एक्सियल ही है, इक्वेटोरियल का इक्वेटोरियल है, और दोनों ग्रुप सेम है, तो पता ही नहीं चलेगा ना। यहाँ पे मान लो Cl है और यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है और यहाँ भी Cl है, तो ये दोनों एक्सियल पे कौन सा Cl गया हमें पता नहीं चलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमेरिज्म। दोनों मॉलिक्यूल ऑप्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रखते, पर ये दो नहीं है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए ये एक ही है। आपको ध्यान हो तो मैंने दो चीज़ें बताई थी, कोई भी मॉलिक्यूल जो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रखता वो कायरल होता है, और मोस्ट ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं दो कंडीशन को छोड़ के, एक है पिरामिडल इन्वर्जन और एक है कॉन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमेरिज्म। ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सिमिलर अगर नहीं हुए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी, और अगर ये सिमिलर हुए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी। 1, 2 से सिमिलर कन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमेरिज्म की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि अगर डिफरेंट ग्रुप होंगे तो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ट्रांस एक्टिव होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसी तरह हम लोग 1, 3 भी कर सकते हैं। 1, 3 में भी मैं दो चीज़ें बना रहा हूँ, 1, 3, 1 और 3। ये देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको हम कहेंगे सिस। अब आप देख कर ही बता पा रहे हैं कि ये दोनों जब एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एक्सियल दिख रहे हैं, इनकी फ्लिपिंग होगी तो वो बनाएंगे इक्वेटोरियल दिख रहे हैं ना, एक्सियल 1, 2 ट्रांस एक्सियल होता है, लेकिन 1, 3 सिस एक्सियल होता है। 1, 3 पहली और तीसरी पोजीशन पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के एक्सियल हैं, एक्सियल सिस है, तो इनका फ्लिपिंग बाद इक्वेटोरियल बनेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएं तो मतलब कि मैं अगर कहूँ कि उस वाले 1, 3 पोजीशन की बजाय इस वाली 1, 3 पोजीशन पे बनाऊँ, इन दोनों पोजीशन पे, तो यहाँ भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा जो इन दोनों कॉर्नर्स वाले कार्बन को कट करेगा। यहाँ पे जो ग्रुप होंगे वो एक दूसरे को हेलो हाई करेंगे, जिंदा बचेंगे,
आपके नीट लेवल पे अगर सोचे तो हम लोग यहाँ पे सिस बनाएंगे, दोनों ग्रुप सेम साइड हैं और आप कहेंगे ये वाला प्लेन लग रहा है, बट एक्चुअल में ये प्लेन इन दोनों कार्बन से गुजर रहा है। ये जिंदा बचे वाले ग्रुप हैं, यहाँ भी ये जिंदा बचे हुए ग्रुप हैं। ये एक दूसरे के जितनी दूरी पर हैं यहाँ भी वही दूरी मेंटेन हुई है। ठीक है, तो 1,3 सिस अगर ग्रुप सेम है, अगर सिमिलर हैं तो प्लेन लग जाएगा ऑप्टिकली। क्या बोलोगे? अगर सिमिलर हैं, सिमिलर ग्रुप हैं तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि प्लेन लग जाएगा। और डिसिमिलर ग्रुप हैं, अगर सिमिलर ग्रुप नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है अपना, डिसिमिलर की स्पेलिंग सही करना चाह रहा है, कर दो भैया। सही लिखी थी वैसे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप है, दोनों अगर सेम है तो प्लेन लग जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर डिसिमिलर ग्रुप्स हैं, यहाँ जी लिख देता हूँ, जी, तो हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी। ट्रांस में आपको बस ए याद रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। 1,2 ट्रांस एक्सियल एक्सियल होता है, 1,3 सिस एक्सियल एक्सियल होता है। मुझे पता है ये वाला लेक्चर बहुत ही कम बच्चे झेल पाएंगे, पर ठीक है, देख लीजिए। एक्सियल इक्वेटोरियल, अगर एक एक्सियल है तो दूसरा इक्वेटोरियल है, तो इसमें कभी भी प्लेन नहीं लगेगा, तो आप कहेंगे ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। कभी प्लेन लग ही नहीं सकता, क्योंकि मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि ये एक्सियल है तो यहाँ इक्वेटोरियल ऐसा होगा, तो प्लेन तो लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसे काटोगे तो ये ऊपर है तो यहाँ ऊपर नहीं है, ग्रुप इक्वेटोरियल पे है, तो ट्रांस में प्लेन कभी नहीं लगेगा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। 1,4 पहली और चौथी पोजीशन पे, 1,4 में सिस और ट्रांस, ध्यान से देखेंगे, एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, ये एक्सियल एक्सियल है, दिख रहे हैं, तो एक्सियल एक्सियल ट्रांस होता है। 1,2 1,3 और 1,4, इसका भी एक्सियल एक्सियल, इसका भी एक्सियल एक्सियल, इसका भी एक्सियल एक्सियल, इन दोनों के एक्सियल ट्रांस होते हैं, इसका सिस होता है। ठीक है, तो इसका सिस क्या होगा? अगर ट्रांस एक्सियल एक्सियल है तो इसका सिस होगा इक्वेटोरियल एक्सियल। सिस अगर एक्सियल एक्सियल है तो इक्वेटोरियल एक्सियल कौन होगा? ट्रांस। और ट्रांस अगर एक्सियल एक्सियल है तो सिस होगा इक्वेटोरियल एक्सियल। इतना ध्यान नहीं रखना है। 1,2 1,4 इन दोनों का ट्रांस एक्सियल एक्सियल होता है और 1,3 का सिस एक्सियल एक्सियल होता है। बस इससे हमारा काम हो जाएगा। सवाल क्या बनेंगे बता ही दिए मैंने आपको, कि पूछेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है। तो सिस क्या बनेगा? अगर इधर हमने एक्सियल एक्सियल लिख दिया है तो इधर ऑटोमेटिकली लिखेंगे एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सियल लिखो या एक्सियल इक्वेटोरियल लिखो, एक ही बात है। तो एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, तो ये हमेशा, अच्छा 1,4 है ना, सॉरी 1,4 है तो 1,4 की तरह बनाइए ना भैया, ये पहला ये चौथा, इसमें हमेशा प्लेन लगेगा, चाहे ग्रुप अलग हो सेम हो। क्योंकि देखो उस वाले तरीके से देखें तो यहाँ पे मान लो एक ग्रुप लगा है, यहाँ पे एक G' कोई भी ग्रुप लगा है, ये प्लेन काटोगे तो यहाँ CH2 जिंदा, ये जिंदा हूँ मैं, ये प्लेन कट ही लग रहा है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा, हमेशा लगेगा। ग्रुप सेम हो अलग हो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ग्रुप जो बीच में आ रहे हैं वही कट जा रहे हैं, तो हमेशा प्लेन लगेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव हमेशा, चाहे सिमिलर हो डिसिमिलर हो, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यही सवाल बनते हैं। 1,4 हमेशा इनएक्टिव होता है, बस इतना सा ध्यान रखेंगे। और पॉली सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, इसको ध्यान से देख लेना। यहाँ से सवाल बना भी है, जेई में तो आता ही है, नीट में भी इस बार आने के चांस हैं 2026। उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये सवाल बने। देखें आपको सवाल कैसे देगा, आपको क्वेश्चन देगा ऐसे कि ये जो भैया ग्रुप है ये हमारे सामने ऐसे बने हुए हैं और यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल लगा है और यहाँ पे लगा है हमारा क्लोरीन, यहाँ Br और यहाँ पे F, और वो बोलेगा कि सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो चेयर फॉर्म स्टेबल होती है तो चेयर बना दी,
अरे थोड़ा तरीके से, ये लीजिए भैया, ये चेयर फॉर्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो सबसे बल्की ग्रुप है ना उसको इक्वेटोरियल पे डाल देना है। तो टर्सरी ब्यूटाइल को इक्वेटोरियल पे डाल दिया, ये टर्सरी ब्यूटाइल को इक्वेटोरियल पे डाल दिया। अब इसके रेस्पेक्ट में बाकी सारी चीज़ें करनी है। इसके रेस्पेक्ट में ये ट्रांस है, क्या है ये ट्रांस, 1,2 ट्रांस, मैंने आपको बताया था 1,2 ट्रांस क्या होते हैं, एक्सियल एक्सियल होते हैं, या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये एक्सियल एक्सियल का ही फ्लिपिंग वाला फॉर्म क्या होता है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो टर्सरी ब्यूटाइल अगर इक्वेटोरियल पे है तो बीआर भी इक्वेटोरियल पे होगा, ठीक है। फिर से सुनना, थोड़ा फास्ट कर दिया। ये दोनों एक दूसरे के हैं ट्रांस, और पोजीशन है 1,2। आपकी मर्जी हो जिसको 1 दे दो, मर्जी हो जिसको 2 दे दो। हम कौन सा IUPAC नाम लिख रहे हैं, हम तो ऐसे ही बस सीखने के लिए 1,2 ट्रांस आपको दिख रहे हैं। 1,2 ट्रांस एक्सियल एक्सियल होते हैं, फ्लिप होके इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हो जाते हैं। क्योंकि बल्की ग्रुप बैठा है तो बल्की ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पे आपको डालना है, तो इक्वेटोरियल पे डालेंगे तो दूसरा ग्रुप भी इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ही बात होगी सारी। इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, ट्रांस, ट्रांस है क्या, हाँ ये भी ट्रांस है, 1,3 ट्रांस, ठीक है। 1,3 ट्रांस, 1,3 सिस जो होता है ना वो एक्सियल एक्सियल होता है, तो 1,3 ट्रांस क्या हो गया, एक्सियल इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल पे तो भाई साहब बैठे हैं, तो अगला जो ग्रुप होगा वो एक्सियल पे होगा। तो Cl कहाँ होगा, एक्सियल पे, यहाँ पे Cl, ये थोड़ा सा ये Cl ऊपर, ठीक। फिर अगला देखिए 1,4, दिख पा रहे, 1,4, ये 1 ये 4, 1,4 दोनों सेम पोजीशन, 1,4 सिस, ए ए ए ए ए ए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सारे ही। 1,2 अगर होता तो क्या होता, 1,3 होता तो क्या होता, 1,4 क्या होता, ये ट्रांस होता, ये भी ट्रांस होता और ये सिस होता। बस ये याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। तो टर्सरी ब्यूटाइल जो है वो डैश पे है, ये भी डैश पे है। अगर ये दोनों डैश पे हैं तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के सिस हैं। एक वेज होता और एक डैश होता तो हम कहते ट्रांस, है ना। इन दोनों को हमने ट्रांस कहा था, इन दोनों को भी हमने ट्रांस कहा था। ये दोनों क्या है, सिस, 1,4 सिस। अब यहाँ मैंने लिखा है क्या, 1,4 ट्रांस, 1,4 ट्रांस एक्सियल एक्सियल होता है, तो सिस क्या होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल सिस होगा। और एक्सियल इक्वेटोरियल सिस होगा, इक्वेटोरियल पे भाई साहब बैठे हैं तो अगले भाई साहब कहाँ जाएंगे, एक्सियल पे जाएंगे, ये एक्सियल पे, ठीक है। तो एक्सियल पे कौन आ जाएगा, फ्लोरीन। अब यहाँ से प्रूव भी कर सकता हूँ मैं, देखना ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस हैं क्या, फ्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए। देखिए यहाँ पे एक दूसरे के ट्रांस दिख रहे हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट और मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन और करेक्ट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ऐसे सवाल बनेगा, नीट में आएगा, जेई में आ चुका है कि इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। तो ये वाला बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है जिसमें टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पे हमने होली क्रॉस को यहाँ पे लगा रखा है, टर्सरी ब्यूटाइल को हमने इक्वेटोरियल पे लगा रखा है। अच्छा ये इक्वेटोरियल इधर भी हो सकता था, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल की प्रैक्टिस की शीट दे दूंगा मैं। और इसी के साथ हमारे आइसोमेरिज्म और IUPAC दोनों कंप्लीट। GOC स्टार्ट करने का विचार है, बिल्कुल है। थोड़ा सा चीज़ें अपने फेवर में हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है कि कभी सारी चीज़ें अपने फेवर में हो जाए, अपने को स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो एक शीट बना के डाली है मैंने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आप ढूंढ सकते हैं कॉन्सेप्ट क्राफ्टर के नाम से, कॉन्सेप्ट क्राफ्टर, क्राफ्टिंग कॉन्सेप्ट क्राफ्टर, ठीक है। तो ढूंढ लीजिए वहाँ पे, या फिर मेरे नाम से भी आप मुझे ढूंढ सकते हैं, विक्रम बाबेल, ठीक है। तो कनेक्ट करिए, वहाँ पे ये सारी PDF मिल ही जाती है। और उसके बाद हम लोग GOC स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।